जय हिंद। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब टॉपिक को लेकर। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसका हम प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस के टेंस को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यदि हमें वर्ब के विषय में अच्छी तरीके से पता है तो हम किसी भी सेंटेंस को देखते ही ये पता कर लेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किस में है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ब की डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन आर स्टेट बीइंग आर कंडीशन। अर्थात वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी एक्शन को इंडिकेट करता है, यानी किसी कार्य को संकेत करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी भी व्यक्ति के स्थिति को बताता है, उसकी कंडीशन को बताता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसे वर्ब कहते हैं। ऐसा नहीं केवल होता है कि वर्ब से कार्य का ही बोध होता है, हमको कभी कभार कुछ ऐसे भी वर्ब मिलते हैं जिससे हमें हमें वर्ब से ये पता चलता है कि वर्ब की अपनी एक स्थिति भी होती है जिसमें एक्शन नहीं होता है। चलिए अब सेंटेंस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है कमल वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो कमल वॉक्स, वॉक्स मीन्स होता है टहलना, यानी कमल सुबह में टहलता है। तो टहलने में एक्शन होता है, टहलने में एक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो टहलना वॉक्स है ये अपने आप में एक वर्ब है। उसी तरीके से देखें रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश स्कूल जा रहा है। तो आप देखेंगे जो गोइंग है वो अपने आप में एक वर्ब है, क्योंकि जब गोइंग की एक्चुअल हिंदी होती है जा रहा है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो चलेगा, अर्थात उसमें एक्शन का बोध होगा। तो ऐसी स्थिति में जो गोइंग होगा वो वर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई हैव सम फ्लावर्स। यहाँ पे जो हैव है, हैव मेन वर्ब भी होता है और हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैव जो है मेन वर्ब के भी अंतर्गत आता है। जैसे मैं बताऊं, यदि हैव के बाद, यदि हैव और हैज़ के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब हैव जो है हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं की बात करूं कि आई हैव डन माई वर्क, तो आप इसमें देखेंगे हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अर्थात यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पर हैव के बाद आपको डायरेक्ट नाउन देखने को मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर हैव जो है ऑटोमेटिकली मेन वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत आता है, यानी स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में किसी कार्य का होना एक्शन को इंडिकेट नहीं किया जाता, उसमें कंडीशन दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और लेक्सिकल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब को बोला जाता है। लेक्सिकल वर्ब जो होता है वह मेन वर्ब को बोला जाता है, यानी किसी भी सेंटेंस में
जो मेन वर्ब होगा उसी को हम लेक्सिकल वर्ब कहेंगे, और किसी भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं लेक्सिकल वर्ब की डिफिनेशन। लेक्सिकल वर्ब्स आर द मेन वर्ब आर एक्शन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी लेक्सिकल वर्ब जो होता है, जो जो कि मैं पहले बताया, वो मेन वर्ब होता है और एक्शन को इंडिकेट करता है एक सेंटेंस में। यानी सेंटेंस में ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब हो और एक्शन को दिखाए तो हम उसे लेक्सिकल वर्ब की कैटेगरी में लाएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस नीचे दिए गए हैं सेंटेंसेस, उसमें देखें तो पहला सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो प्ले जो है मेन वर्ब है, अर्थात ये जो है लेक्सिकल वर्ब के कैटेगरी में आएगा। दूसरा सेंटेंस है आई प्लेड फुटबॉल, ये सेंटेंस जो है पास्ट में है और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे हम कहें, इसमें आप देख रहे होंगे नीचे कि जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब को हम किस प्रकार में कितने प्रकार में रख सकते हैं? 5 प्रकार। जैसे कि आप जानते होंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होगा। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा होता है। अर्थात जैसे मैं अगर लिखूं तो गो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, वेंट अपने आप में सेकेंड फॉर्म है और गॉन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, अर्थात हम गो लिखेंगे और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग। यानी गोइंग क्या है? मेन वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म होती है। और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है कि हम मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो और इसमें ई एस लगा देता हूँ तो ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5 फॉर्म होती हैं। तो वहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकेंड फॉर्म है, प्लेइंग प्लेड प्लेड जो सेकेंड और थर्ड दोनों होता है, और प्लेइंग आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और जो है प्लेज जो है ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के अंतर्गत आता है। सेंटेंस को देख लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला था, यानी ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंतर्गत आता है। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। अर्थात यहाँ पर देखेंगे आप तो हैव के बाद मेन वर्ब की, यहाँ पे देखेंगे आप कि हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अर्थात यहाँ पर जो होता है प्लेड और प्लेड ये सेकेंड और थर्ड दोनों में सेम होते हैं, लेकिन हैव के बाद आया तो हम इसे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। उसी तरीके से देखें ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्ले में यस लगा हुआ है, अर्थात ये मेन वर्ब की जो है फिफ्थ फॉर्म के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अर्थात लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं वह 5 प्रकार में होते हैं मेन वर्ब के, और लेक्सिकल वर्ब में मेन वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम जो है हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम जो है हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में लेते हैं। आइए डिफिनेशन देख लेते हैं।
डिफिनीशन में कहा गया है कि एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब इन द सेंटेंस बाय एडिंग टेंस मूड वॉइस एंड मोडेलिटी टू द मेन वर्ब। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में कहा गया है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह मेन वर्ब का हेल्प करता है। क्या करता है? मेन वर्ब का हेल्प करता है। जैसे मैं कहूँ आपको, अगर इज लिखा है तो जाहिर सी बात है कि इज के बाद मेन वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। तो आपने देखा कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में आईएनजी लगा, अर्थात इज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दूसरा देखें, अगर यहाँ पे लिखा है हैव, तो हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और हैव के बाद मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अर्थात यहाँ पर हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऐसे में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात ये बिल्कुल सही ऑथेंटिक डेफिनेशन है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह मेन वर्ब का हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं इसके काइंड्स के विषय में, इसके प्रकार के विषय में। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला इसका प्रकार है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसमें देखते हैं तो आपको मिलेगा टू डू, टू हैव, टू बी। अब आपको मैं बता दूं कि इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा गया है कि ये ऐसे वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे। तो ऐसे में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में आता है। जैसा कि हम आपको दिखाएं कि डू का जो फर्स्ट फॉर्म है डू है, अब प्रेजेंट में इसका प्रयोग करेंगे तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसका थर्ड फॉर्म होता है डन। अब जब इसको हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे डू नॉट और डज नॉट। तो डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों में आते हैं। चलिए अब हैव को देख लेते हैं। हैव का जो सिंगुलर होता है वो होता है हैज़, प्लूरल हो जाएगा हैव, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हैड। अर्थात यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे जो हैव है ये मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं जैसे आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है, तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हैव एक हेल्पिंग वर्ब होता तो पक्की बात है मेन वर्ब की यहाँ सहायता करता है, अर्थात यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। आप यहाँ पे देखेंगे हैव के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, अर्थात ये स्टेटिव वर्ब के कैटेगरी में आएगा और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब आगे देखते हैं वर्ब टू बी। टू बी के अंतर्गत ये जो हैं हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। यानी टू बी का मतलब एक्चुअल में होता है बनना। टू बी का मतलब होता है बनना, और जो टू बी के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब और आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन। ये जो हैं ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। और इसका देखा जाए तो वर्ब टू बी का होता है बीइंग और बीन, इज, एम, आर, बीइंग और बीन होता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देखें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो इसमें कैन,
का पास्ट फॉर्म कुड, कैन में सकना होता है, मे माइट, सेल, शुड, विल का वुड, मे का माइट, और मस्ट और आर्ट टू, ये जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनकी एक ये खासियत है, अब मैं अगले वीडियो में इसको बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ। मैं इसको आपको ये बस पहचान करा रहा हूँ कि मतलब ये वर्ब देखते ही आप कैसे जान जाएंगे। बस आप इतना जानिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो हमेशा जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है जब तक इनके बाद बी न लगा हो। गौर फरमाएं कि कैन के बाद, जैसे एक मैं लेता हूँ, अगर लिखा है कैन तो कैन के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग हो गया तो कैन के बाद बी आएगा, और किसी भी वर्ब के बाद यदि बी आ गया तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है, और ऐसी स्थिति में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है हमेशा। अब हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। ये कुछ चुनिंदे वर्ड हैं जैसे यूज टू, नीड, डेयर, इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। जो न्यू ग्रामर की आप किताब लेंगे तो इसका जो इन तीनों वर्ब को जो है उसी में ही मिला दिया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भी अंतर्गत। तो इसका प्रयोग होता है जैसे ज़रूरत, डेयर, हिम्मत, और यूज टू किसी चीज़ को आदत दिखाने के लिए। ये अपने आप में इनका प्रयोग बहुत ही यूनिक तरीके से होता है, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आए भी हैं। अगले वीडियो में इनको काफ़ी विस्तार से बताने वाला हूँ। बस आप ये जानिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत यूज टू, नीड और डेयर आता है। अगले टॉपिक पे देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड के अंतर्गत वर्ब के अंतर्गत आते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें ये ध्यान आपको रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके बाद मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। ऐसी स्थिति में इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करता है। लेकिन कभी कभार आप देखे होंगे कि इनट्रांजिटिव में भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई वर्ब इनट्रांजिटिव रहता है तो वहाँ पे मेन वर्ब में के बाद आपको किसी भी प्रीपोजिशन का लगा होना अवश्य देखा जाएगा। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। डेफिनेशन में देखें तो इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट, इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ड, यहाँ वर्ड होना चाहिए। इनट्रांजिटिव इज अ वर्ड दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को एक्वायरमेंट कर सकता है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी सकर्मक क्रिया के बाद हमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल में देखें, इसमें एक इस तरीके से जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो वाट और हुम से हम ट्रांजिटिव वर्ब की पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। इसमें आप ऐड करिए वाट को तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई ड्रिंक वाट, यानी मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ? वाटर, पानी पीता हूँ। क्या पीता हूँ? जूस, जूस पीता हूँ। अर्थात ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई बाट, मैं खरीदा।
वाट क्या खरीदा, आई बाट मैं खरीदा, क्या खरीदा, तो भाई बुक्स खरीदा, आपको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। टेबल खरीदा, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब पता चल जाएगा। कुछ ऐसे आपको टेबल्स में मिलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें आप वाट और हुम ऐड करेंगे तो आपको आंसर देने लगेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट, जैसे एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, इसमें वाट जोड़िए, वाट एक्सेप्ट, तुमने क्या स्वीकार किया, प्रपोजल, जॉब, मिस्टेक। तो ये ऐसी स्थिति में वाट लगाएं। जो एक्नॉलेज मिस होता है ज्ञान, तो वो कह रहा है कि ज्ञान, कैसा ज्ञान, क्या ज्ञान, तो हुम यानी कैसा ज्ञान यानी इंग्लिश का ज्ञान। उसी तरीके से एडमिट माने होता है स्वीकार, क्या स्वीकार किया, गलती स्वीकार किया, क्राइम अपराध स्वीकार किया, डिफाइन परिभाषा, किसकी परिभाषा, वर्ब की परिभाषा। तो यहाँ पर इन वर्ड्स में वाट लगाने से आपको ऑटोमेटिकली ये बता देंगे कि हम कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। याद रहे ट्रांजिटिव वर्ब में वाट लगाने से तुरंत ऑब्जेक्ट की पता चल जाती है। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि आस्क, आस्क मीन्स पूछना, तो इसमें वाट जोड़ो, वास्क आस्क पूछा, क्या पूछा, क्वेश्चन, इसका मतलब आस्क क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, क्या खोजना, किसी चीज़ को डिस्कवर करना। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में जैसे अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करता, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। डिफिनीशन देख लें तो एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये ऐसा वर्ब है जो किसी भी मेन वर्ब के तुरंत बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी तुरंत बाद किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करता है। यानी अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो पक्की बात है कि बीच में कोई प्रीपोजिशन अवश्य होगा। जैसे मैं कहूँ कि आई गो, मैं जाता हूँ, अब वाट लगाओ, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आई गो मैं जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, क्या जाते हो, नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें अगर टू लग गया तो टू का मतलब हो जाएगा को, आई गो टू, मैं जाता हूँ, कहाँ जाते हो, मार्केट, यानी मार्केट को जाता हूँ, यानी बाजार को मैं जाता हूँ। उसी तरीके से मैं कहूँ कि एक वर्ड जैसे अगर हम प्ले ही लेते हैं तो प्ले एक ऐसा वर्ड है जो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसे में उनको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूँ स्टे, स्टे मतलब होता है रुकना, क्या रुकना, कुछ नहीं आया। लेकिन अगर आप वहीं पे प्रीपोजिशन लगाएं, जैसे आई स्टे, आई स्टे एट होम, यानी मैं घर पर रुकता हूँ। तो यहाँ पे आप स्टे के बाद क्या लगाया, प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे एट पर का अर्थ दे दिया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई लाफ, मैं हंसता हूँ, तो क्या हंसते हो, कुछ अर्थ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एट लगाने पर यू,
यानी आई लाफ एट यू, मैं तुम पर हंसता हूँ। तो यहाँ पर जो वहीं प्रीपोजिशन लगा ये ट्रांजिटिव में बदल जाएगा, अर्थात इन ट्रांजिटिव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्थात मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिंकिंग वर्ब। इसमें बस इतना आपको जान लेना है कि लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे विस्तार से, लेकिन आप इतना बस मोटी मोटा में जान लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़कर, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तक के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट। और पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को केवल छोड़ करके। ठीक, तो अब इसमें ये हम अब लिंकिंग वर्ब भी बताता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब और यहाँ पर पूरा प्रेडिकेट यानी हेल्पिंग वर्ब सारे आ जाएंगे मेन वर्ब, लेकिन इस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट का रिलेशन बताता है लिंकिंग वर्ब, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लिंकिंग वर्ब। आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता है। जैसे मैं कहूँ परिभाषा के अनुसार देखें तो अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट बाय कनेक्टिंग इट टू प्रेडिकेट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट नाउन। अभी ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी एडजेक्टिव कह रहा हो वो भी पूरे के पूरे जो वर्ड रहेंगे सब प्रेडिकेट के अंतर आएंगे। सिर्फ सेंटेंस के दो पार्ट्स हो सकते हैं, अगर मोटी मोटा में देखें तो एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें लिंकिंग वर्ब में देखें तो लिंकिंग वर्ब में एम आता है, इज आता है, आर आता है, वाज आता है। अगला देखें तो हैज़ भी आता है लिंकिंग वर्ब में, विल हैव बीन आता है, हैड बीन आता है, शैल बीन, ये सारे हैं जो हैं, शैल हैव बीन, शुड, ऐसे करके हैं कि ये भी लिंकिंग वर्ब बताते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये कैसे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो आप इसमें देखेंगे आई एम अ टीचर, तो आप इसमें देखेंगे एम आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है और सब्जेक्ट को किससे जोड़ना है? प्रेडिकेट से। यानी मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ और ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एम। यानी एम यहाँ पे क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हुआ। जैसे मैं कहूँ कि ही वाज अ ब्लाइंड मैन, वह एक अंधा आदमी था। तो ही एक सब्जेक्ट है, ये पूरे के पूरे प्रेडिकेट हैं, पूरे के पूरे प्रेडिकेट है, लेकिन वाज जो इसमें है वह लिंकिंग वर्ब है, यानी सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है प्रेडिकेट से, अर्थात वह क्या है? एक अंधा व्यक्ति था, अर्थात वाज जो है एक लिंकिंग वर्ब का काम करता है। एक सेंटेंस में मैं देख लेता हूँ, सेंटेंस में लिखा है कि आई एम बीइंग अ राइटर, मैं एक लेखक बन रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर आई को रिलेट कर रहा है राइटर से कौन? एम। तो एम यहाँ पे क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब हो गया। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें कि विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन, विलियम जो है अपने प्रमोशन के प्रति क्या है? एक्साइटेड है। यानी
एक्साइटेड है कौन है? विलियम, यानी विलियम, और उसके प्रमोशन यानी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को ऐड करने का जो काम कर रहा है यहाँ पे इज कर रहा है। अगले सेंटेंस में देखते हैं कि सी इज़ अ लायर, यानी सी अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ अ लायर लिखा है तो लायर एक एडजेक्टिव है जो सी के संदर्भ में आया है और इसको कनेक्ट करने का काम इज कर रहा है। तो कनेक्ट यानी लिंक, और जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक करता है वही वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।